फाइनेंशियल अर्थमेटिक चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, एन एम्प्लॉय ऑफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट सर्विंग इन सऊदी अरेबिया अर्न्स 4,000 रियाल्स अ मंथ। ही स्पेंड्स 2,500 रियाल अ मंथ। Determine his monthly saving in rupees if 1 riyal is equal to 27.75 rupees. He remits his saving to Pakistan after a year when he remits rate is 1 riyal equals 28.3 rupees. Determine increase in annual saving due to change in rate. अच्छा, इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि एक पाकिस्तानी एम्प्लॉय है, एक मुलाजिम है, गवर्नमेंट मुलाजिम है जो सऊदी अरबिया में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या वो जॉब कर रहा है सऊदी अरबिया में, और इसकी जो मंथली अर्निंग है वो है 4,000 सऊदी रियाल्स। अब वो एक महीने में उसके जो एक्सपेंसेस है 4,000 में से वो स्पेंड करता है 2,500 रियाल, वो खर्च कर देता है, 2,500 रियाल्स खर्च कर लेता है। बाकी जो बच जाते हैं वो क्या करता है, वो जो है वो उसकी सेविंग में आ जाती है। तो अगर हम 4,000 से 2,500 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रह जाते हैं बीच में 1,500। तो इसका मतलब है कि वो जो एम्प्लॉय है वो 4,000 अपनी सैलरी में से 2,500 जो है वो स्पेंड कर देता है, और जो बाकी 1,500 रियाल्स हैं वो उसके सेविंग्स में आ जाते हैं। तो आप क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि आप ये बताइए कि उसकी मंथली सेविंग कितनी होगी पाकिस्तानी रुपीज़ में, अगर एक सऊदी रियाल जो है वो 27.75 रुपीज़ के इक्वल हो, यानी 27 रुपीज़ और 75 पैसा। 100 पैसा जो है वो 1 रुपये के इक्वल है, 1 रुपीज़ के इक्वल है, ठीक है ना। रुपीज़ बड़ी करेंसी है और पैसा छोटी करेंसी है। यहाँ एक्सचेंज रेट भी आपको बताया गया है कि 1 रियाल जो है वो 27 रुपीज़ और 75 पैसे के इक्वल है। आपने ये बताना है कि उसकी मंथली सेविंग कितनी होगी। तो बहुत सिंपल है कि आप 1,500 रियाल को कन्वर्ट कर देंगे पाकिस्तानी रुपये में, अगर एक रियाल जो है वो 27.75 रुपीज़ का है। अच्छा, दूसरे पार्ट में ये कहा जा रहा है कि ही रिमिट्स का मतलब ये है कि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं जो यहाँ से जाके बाहर जॉब्स करते हैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में या इस्लामिक कंट्रीज़ में, वहाँ से जो वो अपने पैसे भिजवाते हैं, अर्निंग्स भिजवाते हैं अपनी फैमिलीज़ के लिए, उन अमाउंट्स को या उन पैसे को हम कहते हैं रिमिट्स या रेमिटेंसेस। बहुत सारे पाकिस्तानी, लाखों पाकिस्तानी इस वक्त बैरून मुल्क जो है ना वो जॉब्स करते हैं, काम करते हैं, और उनकी जो सैलरीज होती है वो अपने फैमिलीज़ के लिए पाकिस्तान में भिजवा देते हैं। तो उन पैसों को हम कहते हैं रेमिटेंसेस या रेमिट्स। तो अच्छा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ही रेमिट्स हिज सेविंग टू पाकिस्तान आफ्टर अ ईयर। अब वो जो एम्प्लॉय है वो अपनी जो यानी कि जो पैसे हैं वो पाकिस्तान 1 साल के बाद भिजवा रहे हैं। तो कितने महीने हो गए, 12 महीनों की कमाई जो है वो पाकिस्तान भिजवा रहा है 12 महीने के बाद। When he remits rate is 1 रियाल equals 28 रुपीज़ एंड 30 पैसास या 28.3 रुपीज़। वो ये कह रहे हैं कि जब वो 1 साल के बाद यानी 12 महीनों के बाद अपनी जो पैसे हैं, ठीक है ना, वो पाकिस्तान भिजवाता है, या अपने जो सेविंग्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेविंग, एक्सपेंसेस नहीं, एक्सपेंडिचर्स तो उसके वहीं पर है, ठीक है। 2,500 जो है वो वहीं पे खर्च कर लेता है। जो 1,500 रह जाते हैं वो 12 महीनों के बाद पाकिस्तान भिजवाते हैं, और तब तक क्या कंडीशन होती है कि 1 रियाल जो है वो 28.3 रुपये का होता है। पहले कितना था 1 रियाल, 27.75, और अब 1 रियाल 1 साल के बाद कितने का हो गया, 28.3 रुपये का। तो डिटर्मिन इंक्रीज इन एनुअल सेविंग ड्यू टू चेंज इन रेट। आप ये बताइए कि उसकी सालाना जो सेविंग है वो कितनी बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ दिस एक्सचेंज रेट, ठीक है ना, या चेंज इन रेट। तो डेफिनेटली पहले 1 रियाल कितने का था 1 साल पहले, 27.75। 1 साल के बाद 1 रियाल की कीमत जो बढ़ गई वो 28.3 रुपये हो गई। तो अब वो जो सेविंग भिजवाएगा 1 साल के बाद, और अब वो जो इसे कन्वर्ट करेंगे 28.3 रुपये के हिसाब से, तो डेफिनेटली उसकी सेविंग बढ़ जाएंगी, ठीक है ना। तो कितनी बढ़ेगी ये आपने फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखता हूँ जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है। गिवन क्या कुछ है, जैसे मंथली अर्निंग ऑफ द एम्प्लॉय, या सिंपली आप लिखिए मंथली अर्निंग। कितना कमा रहे वो एम्प्लॉय, 4,000 रियाल्स ये कमा रहे, उसकी मंथली अर्निंग है। अच्छा, उसके मंथली एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं मंथली एक्सपेंसेस, यानी उसके महीने के जो अखराजात हैं वो कितने हैं, 2,500 रियाल्स। अर्निंग कितनी है, 4,000 रियाल्स। एक्सपेंसेस कितने हैं, 2,500 रियाल्स।
तो फिर बचत कितनी होगी? ज़ाहिर है अगर कोई शख्स काम करता है, वो अपनी सैलरी में से जो अखराजात निकाल के जो रह जाता है उसके पास बाय द एंड ऑफ द मंथ, तो वो क्या कहलाते हैं? उसकी बचत कहलाती है, क्योंकि उसको फिर उसकी दूसरे महीने की सैलरी मिल जाती है, ठीक है ना। तो जो रह जाते हैं वो इसके सेविंग्स में आ जाती है। तो 4,000 में से अगर वो 2500 जो है उसके एक्सपेंसेस है, तो पीछे कितने रह जाते हैं? 1500 रियाल्स, ये उसके सेविंग हो जाएंगे, ठीक है। मंथली सेविंग्स आपने कैसे कैलकुलेट किया? सैलरी यानी मंथली इनकम माइनस एक्सपेंसेस यानी एक्सपेंडिचर्स, अखराजात, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो डिफरेंस होगा वो होगी मंथली सेविंग्स। अच्छा, अब आ जाते हैं एक्सचेंज रेट पे। पहले रेट कितना था? 27.75, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बिकॉज 1 रियाल इज इक्वल टू 27.75। ये अब हम फाइंड कर रहे हैं कि उसकी प्रॉफिट उसकी सेविंग्स कितनी है, ठीक है ना, एक साल पहले, और एक साल के बाद जब वो रिमिट्स करेगा तब उसकी जो सेविंग है वो कितनी बढ़ जाएगी, यानी उसकी सेविंग में इजाफा कितना हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 रियाल इक्वल्स 27.75 रुपीज़, और जो उसकी बचत है, मंथली बचत 1500 रियाल्स, इसे कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में। कैसे करेंगे? 1 रियाल 27.75 रुपीज़ के इक्वल है, तो 1500 रियाल 27.75 मल्टीप्लाई बाई 1500, ठीक है ना। जब आप 27 पॉइंट यानी 1 रियाल 27.75 का है, तो 1500 रियाल कितने के हो जाएंगे? 1500 मल्टीप्लाई बाई 27.75, इनका प्रोडक्ट है 41,250। अब इसका मतलब ये हुआ कि वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो सऊदी अरब में कितनी पाकिस्तानी रुपीज़ की सेविंग करता है? 41,250, और रियाल्स में कितनी सेविंग करता है? 1500 सेविंग। आपने उसकी जो करेंसी है वो रियाल से रुपीज़ में कन्वर्ट कर दी। अच्छा, सो आखिर में उसके बाद मैंने लिखा है देयरफॉर मंथली सेविंग ऑफ द एम्प्लॉय इज़ 41,250 रुपीज़। अच्छा, ये तो उसकी मंथली सेविंग होगी। तो उसकी एनुअल सेविंग कितनी होगी? सालाना सेविंग उसकी कितनी होगी? 12 महीने की सेविंग कितनी होगी? तो आप 41,250 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एनुअल कहते हैं सालाना को, यानी 12 मंथ्स को। सो 41,250 विच इज़ द मंथली सेविंग ऑफ द एम्प्लॉय टाइम्स 12 इज इक्वल टू 4,95,000 रुपीज़। एक साल में उसको बचत कितनी हो जाएगी? 4,95,000 रुपये। ये पाकिस्तानी रुपीज़ में उसको बचत होगी। यहाँ पर पूछा गया था कि उसकी मंथली जो सेविंग है वो आप बताएं। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में बताया गया था डिटरमिन हिज मंथली सेविंग इन रुपीज़, पाकिस्तानी रुपयों में उसकी मंथली सेविंग कितनी होगी। यहाँ तक आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, मंथली सेविंग होगी उसकी 41,250। एनुअल सेविंग मैंने इसलिए फाइंड की क्योंकि मुझे सेकंड पार्ट में ये बताना है कि अगर डॉलर रियाल की जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ जाती है, तब पाकिस्तानी एम्प्लॉय की जो सेविंग है वो कितनी बढ़ जाएगी। ये डिफरेंस फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पर पहले ही एडवांस में मैंने एनुअल सेविंग भी उसकी फाइंड कर दी। 41,250 मल्टीप्लाई बाई 12, 4,95,000 या 495,000 रुपीज़ उसकी सेविंग्स है। किस सूरत में? जब एक्सचेंज रेट होगा 1 रियाल इक्वल्स 27.75 रुपीज़। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हमने फाइंड ये करना है कि जब रियाल की जो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ जाए 27.75 से 28.3 रुपीज़ में, तो आप ये बताइए कि उसकी जो सेविंग्स है एक साल में वो कितनी बढ़ जाएगी। डेफिनेटली अगर रियाल का एक्सचेंज रेट बढ़ता है तो सेविंग्स भी बढ़ जाएंगी। कितनी बढ़ेंगी ये फाइंड करते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ एनुअल सेविंग से। सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि वो साल में कितने रियाल की सेविंग करता है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो पर मंथ सेविंग कितनी है? 1500, और एनुअल का मतलब है 12। तो एक साल में कितने सेविंग हो जाएगी रियाल में? 1500 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 18,000 रियाल्स, ठीक है ना। उसकी जो है ना एनुअल सेविंग कितनी हो जाएगी? अगर मंथली सेविंग 1500 रियाल्स है, एनुअल सेविंग हो जाएगी 18,000 रियाल्स। वो एक साल में 18,000 रियाल जो है उसकी बचत है। अच्छा, अब एक साल के बाद चूंकि रियाल का एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है, तो अब मैंने लिखा है 1 रियाल इक्वल्स 28.3 रुपीज़। अच्छा, अब आते हैं उनकी, सबसे पहले मैं कन्वर्ट करता हूँ उसके एनुअल इनकम को रुपीज़ में, यानी वो जो सालाना उसकी जो बचत है 18,000 रियाल्स, इसे कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तानी रुपयों में। और एक साल के बाद रियाल की एक्सचेंज रेट कितनी है? 28.3 रुपीज़। तो मैं 18,000 को विच इज़ द एनुअल सेविंग ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, 18,000 को मल्टीप्लाई करता हूँ 28.3, बिकॉज मैं रियाल्स को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ रुपीज़ में।
तो इफ़ आई मल्टीप्लाई 18,000 बाई 28.3 वी गेट 5,07,600 रुपीज़। ठीक है ना, 5,07,600 रुपये बनते हैं अगर एक सऊदी रियाल जो है वो 28.3 रुपीज़ का हो। अच्छा, इसके बाद अच्छा ये तो हो गया उसकी एनुअल इनकम। अगर एक सऊदी रियाल जो है वो 28.3 रुपीज़ का है और एक साल पहले जो थी, मतलब जब सऊदी रियाल 27.75 रुपीज़ का था, उस वक्त उसकी एनुअल इनकम कितनी थी, एनुअल सेविंग, वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, ये 4,95,000। ये कब की बात है, जब सऊदी रियाल की एक्सचेंज रेट थी 27.75 और जब सऊदी रियाल की एक्सचेंज रेट बढ़ गई यानी 28.3 रुपीज़ हो गई, तो अब उसकी वही इनकम कितनी हो गई, 5,07,600। तो मैंने ये जो एनुअल इनकम यहाँ पे कैलकुलेट किया था, ये इसलिए किया था क्योंकि अब इस स्टेप में मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। जब सऊदी रियाल की एक्सचेंज रेट 27.75 थी, उस वक्त इस गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सालाना सेविंग कितनी थी, एनुअल सेविंग 4,95,000। लेकिन जब सऊदी रियाल की एक्सचेंज रेट बढ़ गई 28.3 रुपीज़ हो गई, तो अब उसी एम्प्लॉय की जो सेविंग है, एनुअल सेविंग, वो कितनी हो जाएगी, 5,07,600। तो कितना बढ़ गया, ये जो डिफरेंस है इसे फाइंड करने के लिए आप 5,07,600 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4,95,000, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 12,600। एक साल पहले जो उसकी सेविंग थी वो पाकिस्तानी रुपयों में 4,95,000 थी। सऊदी रियाल के करेंसी एक्सचेंज इंक्रीज़ होने से अब उसकी जो एनुअल इनकम है वो है 5,07,600। तो एनुअल इनकम कितनी इंक्रीज़ होगी, मैं इनकम कह गया, एनुअल सेविंग कितनी बढ़ जाएगी, 12,600। इतनी उसकी जो सेविंग्स है वो बढ़ जाएगी। और ये था सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, Asad has 2,000 American dollars and he wants to exchange them into Swiss francs. How many francs will he get if the exchange rate is 98.50 Pakistani rupees is equal to 1 American dollar and 105 Pakistani rupees is equal to 1 Swiss francs. अच्छा, इसमें यह है कि असद के पास 2,000 अमेरिकी डॉलर्स हैं और वो इसे स्विस फ्रैंक्स में कन्वर्ट करना चाहता है। ठीक है ना, और यहाँ पर एक्सचेंज रेट्स गिवन है ऑलरेडी। एक अमेरिकी डॉलर जो है वो 98.50 है और दूसरे एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग 1 स्विस फ्रैंक जो है वो 105 पाकिस्तानी रुपये के है। ये काफ़ी पुरानी बात हो रही है, आज तो $1 तकरीबन 280 रुपीज़ का है और ऑनलाइन आपको 290 रुपीज़ का भी मिल रहा है। ये बहुत पुरानी है, ये बहुत अच्छा दौर था जब एक अमेरिकी डॉलर 98.50 का होता था। उस वक्त चीज़ें काफ़ी सस्ती हुई होंगी। ओके, आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले मैं कुछ डेटा यहाँ पे लिखता हूँ जो गिवन है क्वेश्चन के स्टेटमेंट में। जैसे टोटल अमाउंट असद के पास इस वक्त कितने डॉलर्स हैं, 2,000 डॉलर्स हैं। तो एक्सचेंज रेट क्या गिवन है, $1 इज़ इक्वल टू 98.50 पाकिस्तानी रुपीज़ यानी 98.5। ठीक है ना। अच्छा, अब 2,000 डॉलर को कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तानी रुपयों में। ठीक है ना, तो 2,000 को मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली 98.50, यानी अगर आपके पास 2,000 डॉलर है तो पाकिस्तानी रुपए कितने बनेंगे, तो सिंपली आप 2,000 डॉलर को मल्टीप्लाई करेंगे 98.50 से। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन रहा है 1,97,000 पाकिस्तानी रुपीज़। 2,000 डॉलर इज़ इक्वल टू 1,97,000 पाकिस्तानी रुपीज़। अब उसके बाद इसे कन्वर्ट करते हैं हम स्विस फ्रैंक में। अच्छा, अब एक्सचेंज रेट क्या है, बिकॉज 105 रुपीज़ जो है पाकिस्तानी रुपीज़ वो 1 स्विस फ्रैंक के इक्वल है, या 1 स्विस फ्रैंक जो ये स्विट्ज़रलैंड की जो है वो करेंसी है। ठीक है ना, 1 स्विस फ्रैंक जो है वो 105 पाकिस्तानी रुपीज़ के इक्वल है। ये भी बड़ी पुरानी बात हो रही है, आज तो तकरीबन 336 या 340 के करीब है 1 स्विस फ्रैंक। सो 1 स्विस फ्रैंक इज़ इक्वल टू 105 पाकिस्तानी रुपीज़। अच्छा, अगर 105 पाकिस्तानी रुपीज़ 1 स्विस फ्रैंक के इक्वल है तो 1 रुपये कितने स्विस फ्रैंक्स के इक्वल है। ये क्वेश्चन को ज़रा दोबारा से समझ ले, ये बहुत ही जो है ना वो बारीक पॉइंट है कि अगर 105 पाकिस्तानी रुपीज़ 1 स्विस फ्रैंक के इक्वल है तो 1 रुपये कितने स्विस फ्रैंक्स के इक्वल होगी। इसे कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, 1 रुपीज़ इज़ इक्वल टू 1/105 स्विस फ्रैंक। ठीक है ना, 1 रुपीज़ कितने स्विस फ्रैंक्स के इक्वल है, ये फाइंड करने के लिए
आप 1 स्विस फ्रैंक को डिवाइड करेंगे 105 से। ये कुछ इस तरह से होगा कि देखिए 105 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे तो यहाँ सिर्फ 1 रह जाएगा और राइट साइड पे जो इक्वेशन बनेगी वो होगी 1/105। या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि 1 पाकिस्तानी रुपीज़ जो है वो 1/105 स्विस फ्रैंक्स के इक्वल है। ठीक है ना। वो कैसे, जब आप 1 को 105 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.00952 स्विस फ्रैंक्स, यानी एक पाकिस्तानी रुपये जो है वो 0.00952 स्विस फ्रैंक्स के इक्वल है। ये 1 स्विस फ्रैंक से बहुत कम है। ठीक है ना। सो ये है 1 पाकिस्तानी रुपीज़ की स्विस फ्रैंक्स के सामने वैल्यू। ठीक है ना। अच्छा 105 रुपीज़ जो है वो 1 स्विस फ्रैंक्स के इक्वल है, 1 रुपीज़ जो है वो 0.00952 स्विस फ्रैंक्स के इक्वल है। ये फाइंड क्यों किया, इसलिए मैंने फाइंड किया बिकॉज मुझे 1,97,000 पाकिस्तानी रुपीज़ को स्विस फ्रैंक्स में कन्वर्ट करना है। तो जब तक मुझे ये नहीं पता हो कि 1 रुपीज़ कितने स्विस फ्रैंक्स के इक्वल है, मैं 1,97,000 पाकिस्तानी रुपीज़ को कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ स्विस फ्रैंक्स में। सो इसलिए मैंने यहाँ से शुरू लिया था कि अगर 105 पाकिस्तानी रुपीज़ 1 स्विस फ्रैंक्स के इक्वल है तो आई नीड टू फाइंड 1 रुपीज़। ठीक है ना। 1 रुपये कितने स्विस फ्रैंक्स के इक्वल होगी, तो उसके लिए आप क्या करेंगे 1/105 स्विस फ्रैंक्स लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है ना। और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 0.00952 स्विस फ्रैंक्स विच इज़ इक्वल टू 1 पाकिस्तानी रुपीज़। अच्छा अब अगर 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 0.00952 स्विस फ्रैंक्स देन 1,97,000 पाकिस्तानी रुपीज़ इज इक्वल टू 1,97,000 मल्टीप्लाई बाय 0.00952 स्विस फ्रैंक्स। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आपने यहाँ पर $2,000 को रुपीज़ में कन्वर्ट किया था। $1 रुपीज़ के इक्वल था, तो $2,000 2000 मल्टीप्लाई बाई 9850 के इक्वल होगा। इसी तरह अगर 1 रुपीज़ 0.00952 स्विस फ्रैंक्स के इक्वल होगा तो 1,97,000 ये इक्वल होंगे 1,97,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.00952 स्विस फ्रैंक्स। जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर we get 1875.44 स्विस फ्रैंक्स। ठीक है ना। तो 1,97,000 रुपीज़ कितने स्विस फ्रैंक्स के इक्वल होंगे 1875.44 स्विस फ्रैंक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि असद के पास जो 2,000 अमेरिकन डॉलर्स थे वो कितने स्विस फ्रैंक्स के इक्वल होगा 1875.44 स्विस फ्रैंक्स। यहाँ हमने ये किया दरअसल कि हमने सबसे पहले डॉलर्स को कन्वर्ट कर दिया पाकिस्तानी रुपीज़ में और फिर पाकिस्तानी रुपीज़ को कन्वर्ट कर दिया स्विस फ्रैंक्स में। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम डायरेक्ट भी तो डॉलर्स को स्विस फ्रैंक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन के मेथड को फॉलो करना होगा। यहाँ देखिए 2 एक्सचेंज रेट्स गिवन है। पहला पाकिस्तानी रुपीज़ 98.50 इज इक्वल टू 1 अमेरिकन डॉलर्स और दूसरा 105 पाकिस्तानी रुपीज़ इज इक्वल टू 1 स्विस फ्रैंक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आप सबसे पहले अमेरिकी डॉलर को कन्वर्ट करेंगे पाकिस्तानी रुपीज़ में और फिर पाकिस्तानी रुपीज़ को कन्वर्ट कर देंगे स्विस फ्रैंक्स में, और यही कुछ हमने इन स्टेप्स में कर लिया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये स्टेटमेंट है प्राइस ऑफ अ कार इन पाकिस्तानी मार्केट इज 7,25,000 रुपीज़। द सेम कार इन जापान इज बीइंग सोल्ड फॉर 7 lakh yen or 700,000 yen. Transporting expenses are 15,000 rupees. Custom duty is 5,000 rupees. How much be its cost if it is imported from Japan, and what will be saved if exchange rate is 0.9565 is equal to 1 yen? अब येन जो है वो जापानी करेंसी है, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक हैं, हर मुल्क की करेंसी अलग होती है। पाकिस्तानी जो करेंसी है वो रुपीज़ में है। ठीक है ना। सॉरी। अच्छा एक कार है जिसकी पाकिस्तानी मार्केट प्राइस है 7,25,000। अच्छा पाकिस्तानी मार्केट प्राइस का मतलब है कि अगर यहीं पर बन जाए तो वो कितने की पड़ेगी 7,25,000। वही कार जो यहाँ 7,25,000 में अवेलेबल है जापान में कितनी में बेची गई 7 लाख येन में बेची गई। यहाँ कीमत कितनी थी 7,25,000 और जापान में जो बेची गई उसके वक्त उसकी कीमत कितनी थी जापानी करेंसी में 7 लाख येन। अच्छा अगर ये पाकिस्तान लाई जाती ये कार, ठीक है ना, तो ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंसेस कितने लगेंगे वहाँ से यहाँ तक इसको लाने के, ज़ाहिर है बाय ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको लाया जाएगा इस कार को शिप के थ्रू या किसी भी थ्रू।
तो वो जो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस है वो लग रहे हैं इस पर 15,000, और कस्टम ड्यूटी जो गवर्नमेंट लगाती है, इम्पोज करती है गाड़ियों पर, वो कितनी है 5,000। तो आप ये बताइए कि हाउ मच बी इट्स कॉस्ट इफ़ इट इज़ इम्पोर्टेड फ्रॉम जापान। अगर इस गाड़ी को जापान से यहाँ पाकिस्तान शिफ्ट किया जाता है, इम्पोर्ट किया जाता है, तो क्या इसकी प्राइस होगी? वहाँ इसकी प्राइस थी 7 लाख, अब इसकी क्या प्राइस बन जाएगी जब आप उससे जापान से पाकिस्तान इंपोर्ट करेंगे? एक दूसरा, व्हाट विल बी सेव्ड इफ एक्सचेंज रेट इज 0.9565 इक्वल टू 1 yen। कितनी बचत होगी इस गाड़ी में अगर एक पाकिस्तानी रुपी जो है 0.9565 पाकिस्तानी रुपी जो है वो 1 येन के इक्वल है। यहाँ पर येन जो है जापानी करेंसी जो है पाकिस्तानी रुपी से थोड़ी सी ऊपर है। तो हम फाइंड करेंगे इसमें पहले पार्ट में कि इस गाड़ी की कीमत कितनी पड़ेगी जब उसे पाकिस्तान इंपोर्ट किया जाएगा। दूसरे पार्ट में हम ये फाइंड करेंगे कि अगर 0.9565 रुपीज़ जो है वो 1 येन के इक्वल है तो कितनी बचत होगी। पाकिस्तानी मार्केट में जो है इसकी प्राइस है वो 7,25,000 बन रही है। तो अगर ये बात हो रही है सेव्ड की यहाँ पर, तो इसका मतलब है जब आप उस गाड़ी को वहाँ से इंपोर्ट करेंगे तो उसकी ये प्राइस एटलीस्ट नहीं होगी बल्कि इससे कम होगी, इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है सेव। खैर ये तो सोल्यूशन जो आंसर होगा, फाइनल आंसर वही बताएगा कि क्या इसकी प्राइस 7,25,000 से कम होगी या यही या इससे बढ़ जाएगी। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। मैं सबसे पहले कुछ डेटा यहाँ से लिखता हूँ। ये वर्ड प्रॉब्लम्स है, इन्हें डील करना कुछ इस तरह से होता है कि सबसे पहले आपको डेटा मेंशन करेंगे जो इस क्वेश्चन में गिवन है। हमें सबसे पहले क्या गिवन है, प्राइस ऑफ द कार इन पाकिस्तानी मार्केट कितनी है 7,25,000 रुपीज़। फिर उसके बाद प्राइस ऑफ द कार इन जापान 7 लाख येन और 700,000 येन। अच्छा, फिर उसके बाद एक्सचेंज रेट गिवन है क्वेश्चन में। 1 येन कितने पाकिस्तानी रुपीज़ के इक्वल है 0.9565, या 0.9565 रुपीज़ कितने येन के इक्वल है 1 येन के इक्वल है। अच्छा, यहाँ पर 1 येन इज इक्वल टू 0.9565, तो 700,000 येन कितने पाकिस्तानी रुपीज़ के इक्वल होंगे, या 7 लाख येन कितने पाकिस्तानी रुपीज़ के इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे, 7 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 0.9565 से। जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन रहा है 6,69,550 रुपीज़। ये क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि वो गाड़ी जो जापान में 7 लाख में बेची गई थी, वही गाड़ी यहाँ पाकिस्तान में कितने में बिकी गई, 6,69,550 में बिक जाएगी। ठीक। अच्छा, अब ज़रा इस गाड़ी की, ये तो इस गाड़ी की प्राइस हो गई। जब आप इस गाड़ी को पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं तो उस पर दो तरह की जो है ना वो इस पर वो टैक्स लगते हैं, एक ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंसेस और दूसरा कस्टम ड्यूटी। गाड़ी को वहाँ से यहाँ तक शिफ्ट करने पे कितना खर्चा लगेगा एक, और दूसरा कस्टम ड्यूटी। ये दोनों इसके साथ ऐड करते हैं, फिर देखते हैं कि गाड़ी की प्राइस पाकिस्तानी रुपीज़ में क्या बनती है। तो ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंसेस 15,000 थे, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, जबकि कस्टम ड्यूटी जो है वो 5,000 रुपीज़ है, ये भी उस क्वेश्चन में गिवन है। तो आप इन एक्सपेंसेस को भी इस अमाउंट पे ऐड कर देंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ द कार कितनी बनेगी 6,69,550। तो उस वक्त प्राइस थी इसकी, जब ये जापान में इसकी प्राइस थी 7 लाख, तो 7 लाख येन जो है वो तकरीबन 6,69,550 पाकिस्तानी रुपीज़ के इक्वल होते हैं। तो अब इसके साथ मैं ऐड करता हूँ 15,000 यानी ट्रांसपोर्टिंग एक्सपेंसेस। ज़ाहिर इस गाड़ी को पाकिस्तान में इंपोर्ट करना है, और फिर मैं इस पर ऐड करता हूँ कस्टम ड्यूटी जो 5,000 है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ द कार बनेगी 6,89,550। पहले कितनी थी प्राइस 6,69,550 पाकिस्तानी रुपीज़, ये जापान में थी इसकी प्राइस। जब इस कार को आप इंपोर्ट करेंगे पाकिस्तान में तो इसकी प्राइस कितनी बन जाएगी 6,89,550 पाकिस्तानी रुपीज़। अच्छा, अब पाकिस्तानी मार्केट में इस गाड़ी की प्राइस कितनी थी, क्वेश्चन में गिवन है 7,25,000, जबकि जापान से इस गाड़ी को इंपोर्ट करने में इसकी प्राइस कितनी बन रही है 6,89,550। तो बचत कितनी होगी 35,450 रुपीज़। तो पाकिस्तानी मार्केट में जब ये गाड़ी बनेगी उस वक्त इसकी प्राइस थी 7,25,000, जबकि यही गाड़ी जब आप जापान से इंपोर्ट करेंगे तो आपको कितनी बचत हो जाएगी 35,450। ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। और जो यहाँ पर जो रेट था पाकिस्तानी मार्केट में वो डेफिनेटली ज़्यादा है, और यहाँ से जब आप गाड़ी इंपोर्ट करते हैं जापान से
तो उसमें आपको बचत हो रही है 35,450 की। क्वेश्चन 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड द मार्कअप ऑफ द फॉलोइंग वेयर प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ मार्कअप एंड टाइम पीरियड आर गिवन। फर्स्ट पार्ट, RS 2000 for 5 years at 4% per annum. RS 35,000 for 2 years and 6 months at 6% per annum. RS 48,000 for 8 months at 4.5% per annum and RS 98,000 for 6 years at 6.5% per annum. अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूँ। ये बैंकिंग से रिलेटेड है ये पॉइंट्स। सबसे पहला है इसमें मार्कअप। वर्ड मार्कअप का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल जब आप बैंक में पैसे रखते हैं तो आपके पास इस वक्त 2 तरह के अकाउंट्स अवेलेबल है। नंबर 1 सेविंग अकाउंट्स, नंबर 2 करंट अकाउंट। इनमें डिफरेंस ये है कि जब आप करंट अकाउंट बनाते हैं तो उसमें आप पर जो मार्कअप है वो नहीं लगता। लफ्ज़ मार्कअप का मतलब है प्रॉफिट, यानी वो अमाउंट जो बैंक आपको प्रोवाइड करती है या बैंक आपको मुनाफा देती है जब आप बैंक में कुछ पैसे रखवाते हैं। अगर आप करंट अकाउंट बनाते हैं तो करंट अकाउंट में भले आपके 5 लाख रुपए भी पड़े हों, बैंक उस पर आपको कोई भी प्रॉफिट या मुनाफा नहीं देता। लेकिन अगर आप सेविंग अकाउंट बनाते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में पड़े पैसों पर बैंक आपको कुछ मुनाफा देता है, जिसे हम इंटरेस्ट भी कहते हैं या आम अल्फाज में सूद भी कहते हैं। अब तो 2 तरह के सिस्टम्स हैं, इस्लामिक और जो दूसरा है वो नॉन इस्लामिक है, ठीक है ना। बहरहाल उस तरफ नहीं जाती, यहाँ सिर्फ हम अपनी बात को मार्कअप तक या महदूद रखते हैं। लफ्ज़ मार्कअप का मतलब है बैंक की तरफ से मिलने वाला मुनाफा, ठीक है ना। और ये तब मिलता है जब आप अपना सेविंग अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होती है जो आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने बैंक में रखा है 5 लाख और उस पर आपको हर महीने जो है वो या हर साल जो है वो आपको मार्कअप यानी मुनाफा मिलता है। तीसरा है रेट ऑफ मार्कअप। रेट ऑफ मार्कअप ये होता है कि कितना परसेंट आपको मार्कअप मिल रहा है, 2%, 5%, 10%, या जैसे आजकल है 11% भी कुछ बैंक्स प्रॉफिट दे रहे हैं, कुछ बैंक्स 14% तक प्रॉफिट दे रहे हैं, कुछ बैंक्स 8 या 9% प्रॉफिट दे रहे हैं। ये हर बैंक की पॉलिसी जो है वो स्टेट बैंक, वैसे तो पाकिस्तान में स्टेट बैंक ही वो करता है और हर साल इसकी जो पॉलिसी है शरह सूद जिसको हम कहते हैं उर्दू में, वो ऊपर और नीचे होती रहती है। बहरहाल रेट ऑफ मार्कअप का मतलब ये है कि कितना परसेंट जो है वो आपको शरह सूद उस पर मिलेगा, मुनाफा मिलेगा, ठीक है ना। एंड टाइम पीरियड ये है, ये जैसे मैंने आपसे कहा कि बैंक की पॉलिसी होती है कि आपने अगर ये पैसा रख दिया तो 5 साल तक आप इस पैसे को नहीं छेड़ सकते। 5 साल तक ये पैसा बैंक के पास पड़ा रहेगा और बैंक 5 साल तक आपको उस पर मुनाफा देगा। ये मुनाफा मंथली भी हो सकता है और सालाना भी हो सकता है। एनुअल का मतलब है सालाना, ठीक है ना। तो अच्छा, तो ये हो गया टाइम पीरियड। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर आप बैंक में 20,000 रुपीज़ रखते हैं 5 साल के लिए और बैंक आपको देता है 4% प्रॉफिट पर एनम, एनम कहते हैं साल को, तो आप ये बताइए कि 20,000 पर 5 साल के बाद आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है ना। फाइंड द मार्कअप, ठीक है, मार्कअप फाइंड करना है, मुनाफा फाइंड करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है। अगर आपने बैंक में अपने बैंक के सेविंग अकाउंट में 20,000 रुपये रखे 5 साल के लिए, यानी 5 साल तक आप उस 20,000 को नहीं छेड़ सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, तो बैंक आपको उस पर हर साल 4% प्रॉफिट देगा। आप ये बताइए 5 साल के बाद 20,000 कितने बन जाएंगे या आपको 20,000 पे कितना मुनाफा मिलेगा। इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं डेटा लिखता हूँ जिसमें गिवन है प्रिंसिपल अमाउंट, जो आपने अमाउंट रखी है उसे कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। कितनी रखी है आपने? 20,000। कितने टाइम के लिए रखा है? टाइम पीरियड। अच्छा, प्रिंसिपल अमाउंट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल पी से, टाइम पीरियड को हम डिनोट करते हैं स्मॉल टी से। 5 साल के लिए रखा आपने। मार्कअप रेट, मार्कअप रेट होता है परसेंटेज में, जबकि मार्कअप होता है वो अमाउंट होती है। मार्कअप रेट परसेंटेज होती है और मार्कअप होती है अमाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 10% है तो ये होगा मार्कअप रेट, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल 2,000 रुपीज़ है तो ये होगा मार्कअप या प्रॉफिट। ये छोटा सा डिफरेंस है मार्कअप रेट और मार्कअप में, ठीक है ना। अच्छा, मार्कअप रेट या प्रॉफिट रेट दोनों एक ही चीज़ है। कितना दे रहे बैंक आपको?
एक साल में 4.4% दे रहे हैं, पर एनम मीन एक साल में, ठीक है ना। अच्छा, तो आगे चलते हैं। 4% पर एनम है, सालाना आपको बैंक आपके 20,000 रुपये पे 4% प्रॉफिट दे रही है। प्रॉफिट रेट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर आर से, या मार्कअप रेट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर आर से। मार्कअप या प्रॉफिट कितना होगा ये आपने फाइंड करना, यानी 20,000 5 साल के बाद कितने बन जाएंगे, 21,000, 22,000, 23,000 या कितने बन जाएंगे। तो प्रॉफिट या मार्कअप को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर आई से, ठीक है ना। इंटरेस्ट को आप इसको इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, यानी सूद कितना होगा आपका, ठीक है ना। मार्कअप रेट, प्रॉफिट रेट को डिनोट करेंगे स्मॉल आर से, टाइम पीरियड को डिनोट करेंगे स्मॉल डी से, प्रिंसिपल अमाउंट को डिनोट करेंगे स्मॉल पी से, मार्कअप या प्रॉफिट को डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर आई से। ये नाम मैंने इसलिए अल्फ़ाबेटिक नाम इसको दिए बिकॉज ये फार्मूला है जिसमें हमने इन वैल्यूज़ को अब सब्स्टिट्यूट करना है। वी नो दैट कि मार्कअप या प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय मार्कअप रेट और प्रॉफिट रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड टी। ये फार्मूला बुक के एक्सरसाइज से पहले गिवन है 4.2 से, थ्योरी में गिवन है, आप वहाँ भी दे सकते हैं। वैसे भी अगर आपने प्रॉफिट फाइंड करना है, अगर आपने बैंक में पैसे रखे हुए हैं और आपको ये पता हो कि प्रिंसिपल अमाउंट आपकी कितनी है, बैंक आपको कितना % जो है वो मार्कअप दे रहा है और कितने टाइम के लिए आपने रखा है, तो आप इस फार्मूले की मदद से आप अपना प्रॉफिट या मार्कअप या इंटरेस्ट या सूद जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो ये है फार्मूला, ये फार्मूला आपने याद रखना है। मार्कअप और प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट और प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, मार्कअप रेट और प्रॉफिट रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें। प्रिंसिपल अमाउंट पी कितनी है 20,000, मार्कअप रेट और प्रॉफिट रेट कितना % है 4% है, और टाइम पीरियड कितना है 5 ईयर्स है, ठीक है, 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। अच्छा, आगे है सिंप्लीफिकेशन। अच्छा, 4% को हम लिख सकते हैं 4/100 बिकॉज वर्ड % का मतलब होता है आउट ऑफ 100। इसको ज़रा मैं थोड़ा और आसानी से समझा देता हूँ। 4% को आप ऐसे समझे कि टोटल पार्ट्स कितने हैं 100, और 100 में से आप पिक कर रहे हैं कितने पार्ट्स, जस्ट 4 पार्ट्स, ठीक है ना। टोटल 100 पार्ट में से आप उठा रहे हैं सिर्फ 4 पार्ट्स, इसे हम कहते हैं 4%। इसकी बड़ी ही सिंपल डेफिनेशन है % की। वैसे % की अपनी मैथमेटिकल डेफिनेशन है, द वर्ड % इज डिफाइंड एज आउट ऑफ 100, ठीक है ना। टोटल 100 है, 100 में से कितने आप स्कोर कर रहे हैं, कितने आप उठा रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2%, तो 100 में से 2 आपने स्कोर किए या 2 पॉइंट्स आपने उठा लिए। 15%, 100 में से 15 पॉइंट्स आपने स्कोर किए। 20%, 100 में से 20 पॉइंट्स आपने स्कोर किए। इसीलिए 4% को आप फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं 4/100। 20% को लिखेंगे 20/100, या यूँ समझे दिस इज़ द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 4%। आप 4% को फ्रैक्शनल फॉर्म 4/100 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में इक्वल है। अच्छा, आगे सिंप्लीफाई करते, मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए 4% को 4/100 के फॉर्म में लिखा है। तो अब देखिए सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी, ये 2 0 100 के कट जाएंगे 20,000 के 2 zeros के साथ। कैंसिलेशन के बाद 20,000 रह जाएगा 200, 4/100 रह जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 5। इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 400 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 4,000। आपने जो 20,000 रुपये बैंक में रखे हैं, बैंक आपको 1 साल 4% प्रॉफिट दे रहा है उस पर। 5 साल के बाद आपकी जो अमाउंट है 20,000 वो कन्वर्ट हो जाएगी 24,000 में, ठीक है ना। 4,000 उसमें क्या होगा, आपका इंटरेस्ट होगा, सूद होगा, या उसमें मार्कअप या प्रॉफिट होगा। सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते। सेकंड पार्ट ये कि अगर आपने बैंक में रखे हैं 35,000, टाइम कितना है 2 years और 6 months, यानी 2.5 years के लिए, ठीक है ना। और बैंक आपको पर ईयर कितना प्रॉफिट दे रहा है 6%। तो आप बताएं आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा इस पर, मार्कअप या प्रॉफिट आपने फाइंड करना। गिवन क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट 35,000, टाइम पीरियड कितना है 2 years and 6 months, मार्कअप रेट या प्रॉफिट रेट कितना है 6%। फाइंड क्या करना है अपने, मार्कअप या प्रॉफिट। यही चीज़ें दोबारा गिवन होंगी, ठीक है। ये सेकंड पार्ट, प्रिंसिपल अमाउंट 35,000, टाइम पीरियड। अच्छा, टाइम पीरियड को यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2 years and 6 months।
2 ईयर्स और 6 मंथ की जगह मैंने लिखा है 2 into 1/2 ईयर्स। इसका मतलब क्या होगा 2.5 ईयर्स। हाफ ईयर कितने मंथ्स का होता है 6 मंथ्स का होता है, तो 2 जो है हो ये एक मिक्स नंबर है 2 into 1/2 और 2 मंथ्स एंड 2 ईयर्स एंड 6 मंथ्स को हम इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मंथ्स का कोई जिक्र नहीं है, यानी मैंने ईयर्स को मंथ्स को किस में कन्वर्ट कर दिया ईयर्स में। 2 तो ऑलरेडी ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो मंथ्स है 6 मंथ्स उसे भी मैंने ईयर्स में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए मैंने लिखा है 2 into 1/2 यानी 2.5 मंथ्स। अच्छा, अब मंथ्स को ईयर्स में कैसे मैंने कन्वर्ट किया, कितने मंथ्स थे 6, तो मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए आप 6 को डिवाइड करेंगे 12 से। वाई 12? बिकॉज 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। तो 6 1s are 6, 6 2s are 12, दोनों को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1/2। मैथ्स में 1/2 वैसे भी हाफ को कहते हैं, ठीक है ना, और 12 मंथ्स का हाफ कितना होता है 6 मंथ्स। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 into 1/2। 1/2 करने से ये जो 6 मंथ्स थे वो भी कन्वर्ट हो जाएंगे ईयर्स में। मैंने यहाँ पे कन्वर्जन की है मंथ्स को ईयर्स में। तो 2 into 1/2 ईयर्स इज इक्वल टू 2 ईयर्स एंड 6 मंथ्स। आगे मूव करते हैं मार्कअप रेट। मैंने मार्क रेट लिखा हुआ है, यहाँ लफ्ज़ है मार्कअप रेट और प्रॉफिट रेट, इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से। कितना है 6% पर एनम। मार्कअप या प्रॉफिट कितना है ये आपने फाइंड करना है, फिर वही फार्मूला लगेगा I इज इक्वल टू PRT। व्हाट इज I? मार्कअप और प्रॉफिट। एंड व्हाट इज P? प्रिंसिपल अमाउंट विच इज 35,000 एंड R इज द टाइम पीरियड एंड T इज द मार्कअप रेट और प्रॉफिट रेट। इसमें वैल्यूज पुट करें, प्रिंसिपल अमाउंट 35,000 है, मार्कअप रेट या प्रॉफिट रेट 6% है और टाइम पीरियड 2 into 1/2 है। अब इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं 2 into 1/2 जो मिक्स नंबर है इसे कन्वर्ट करता हूँ मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे करते हैं आपको पता है, 2 2s are 4, 4 plus 1 सॉरी 2 2s are 4, 4 plus 1 5/2 और इसके साथ साथ 6% को आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे 6/100। और अगला स्टेप आपके फिर वही होगा सिंप्लीफिकेशन। देखिए मैं 100 के 2 zeros को कैंसिल आउट कर रहा हूँ 35,000 के 2 zeros के साथ। अगला हमारे पास रह जाएगा इंटरेस्ट I इज इक्वल टू 350 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5/2। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक और भी कैंसिलेशन कर दी है, जैसे 2 और 6 भी आपस में डिवाइड हो रहे हैं, जैसे 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6, ठीक है ना। तो अब हमारे पास रह क्या जाएगा 350 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपके पास आ रहा है RS 5,250। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने बैंक में रखे हैं 35,000 2 ईयर्स और 6 मंथ यानी 2.5 ईयर्स के लिए, और बैंक आपको सालाना 6% प्रॉफिट दे रहा है, तो आपको कितना इंटरेस्ट या कितना मार्कअप या कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये आपको प्रॉफिट मिलेगा 5,250 रुपीज़। तो वो जो 35,000 है वो आप कितने बन जाएंगे, 35,000 प्लस 5,250 40,250 रुपीज़ आपकी बन जाएंगे। तीसरा पार्ट इसमें ये है, ये भी बिल्कुल वही है जैसे फर्स्ट और सेकंड पार्ट है। अमाउंट कितनी है, प्रिंसिपल अमाउंट 48,000, ड्यूरेशन कितना है, टाइम पीरियड कितना है 8 मंथ्स, और बैंक आपको इस पर प्रॉफिट कितना दे रहा है, प्रॉफिट रेट क्या है 4.5%। तो आप सबसे पहले वही जो चीज़ें गिवन है वो पहले लिखेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट है 48,000, टाइम पीरियड हम यहाँ पर 8 मंथ्स को कन्वर्ट करते हैं ईयर्स में, ठीक है ना। कैसे करेंगे, 8 डिवाइडेड बाई 12, जैसे हमने 6 मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट किया था 6/12, तो अब 8 मंथ्स को डिवाइड करते हैं ईयर्स में 8/12, क्योंकि अक्सर जो प्रॉफिट होता है ना वो ईयरली लगता है, एनुअल लगता है, पर एनम लगता है, फिर उसे डिवाइड किया जाता है 12 से ताकि मंथली जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेट किया जा सके। इसलिए मैं यहाँ पर 8 मंथ्स को कन्वर्ट करूँगा ईयर्स में। तो सिंपली आप 8 को डिवाइड करेंगे 12 से। अब 8 और 12 में 4 कॉमन फैक्टर है, तो 4 2s are 8 एंड 4 3s are 12। दोनों 8 और 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन क्या बनेगा 2/3 ईयर्स। अब 2/3 ईयर्स या 8 मंथ्स दोनों एक ही है, तो लिहाजा मैं टाइम पीरियड जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल टी से यहाँ पे लिखूंगा 2/3 ईयर्स। मार्कअप रेट या प्रॉफिट रेट जिसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से कितना है 4.5% पर एनम। तो मार्कअप या प्रॉफिट कितना होगा ये आपने फाइंड करना है। फिर वही फार्मूला I इज इक्वल टू PRT, ठीक है ना। प्रिंसिपल अमाउंट
48,000 है, मार्कअप रेट या प्रॉफिट रेट 4.5% है, जबकि टाइम पीरियड कितना है 2/3 ईयर्स है। अगले स्टेप में मैं 4.5% को कन्वर्ट कर रहा हूँ 4.5/100 विच इज़ द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 4.5%। उसके अगले स्टेप में मैं कुछ सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे कर रहा हूँ, जैसे 100 के 2 ज़ीरोज़ जो है वो कट जाएंगे 48,000 के 2 ज़ीरोज़ के साथ। हमारे पास अब क्या रह जाएगा 480 मल्टीप्लाई बाई 4.5 मल्टीप्लाई बाई 2/3। यहाँ मैं फर्दर कुछ कैंसिलेशन कर रहा हूँ 3 और 480 में, जैसे 3 1s are 3 और इसी तरह जब मैं 480 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो 3 1s are 3, यहाँ 4 था, डिफरेंस 1 को शिफ्ट कर देंगे 8 के पास, जिससे बन जाएगा 18 एंड देन 3 6s are 18, ठीक है ना। और आखिर में क्या रह जाएगा 0, वो 0 आप एज इट इज़ यहाँ लगा देंगे, ठीक है ना। तो अब आपके पास क्या बच जाएगा जब आप 480 को 3 से डिवाइड करते हैं, बिकॉज 480 और 3 जो है वो कॉमन फैक्टर 3 शेयर करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे रह जाएगा 160 मल्टीप्लाई बाई 4.5 मल्टीप्लाई बाई 2, डिनोमिनेटर 3 तो कैंसिल आउट हो गया। इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास नंबर आ रहा है 1440। ये प्रॉफिट होगा आपके पास अगर आप 48,000 को 8 महीनों के लिए बैंक में रखते हैं और बैंक जो है वो आपको सालाना 4.5% प्रॉफिट देता है, तो आपकी जो प्रॉफिट है वो कितनी होगी 1440 रुपीज़। अच्छा जी, फोर्थ पार्ट है इसमें 98,000 फॉर 6 ईयर्स एट 6.5% पर एनम। यहाँ एक और चीज़ आप गौर करें कि जितना ज़्यादा देर के लिए बैंक में आप पैसा रखेंगे और जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी प्रॉफिट उस पर उतना ही ज़्यादा आपको मिलता रहेगा। अब देखिए अमाउंट आपने कितनी रखी है 98,000 और कितने टाइम पीरियड के लिए रखी है 6 ईयर्स, तो इसमें जो मार्कअप रेट है या प्रॉफिट रेट है वो भी 6.5% पर एनम आपको मिलेगा। मैं सबसे पहले यहाँ पर जो है वो डेटा लिखता हूँ। प्रिंसिपल अमाउंट P इज़ 98,000, टाइम पीरियड T इज़ 6 ईयर्स, मार्कअप रेट और प्रॉफिट रेट इज़ 6.5%। मार्कअप और प्रॉफिट आपने फाइंड करना है, सो वी नो दैट I इज इक्वल टू PRT। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो P 98,000 है प्रिंसिपल अमाउंट, मार्कअप रेट 6.5% है, टाइम पीरियड T 6 ईयर्स है। अगले स्टेप में मैं 6.5% को एक्सप्रेस करता हूँ फ्रैक्शनल फॉर्म में विच इज़ 6.5/100, तो परसेंटेज अब लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो 100 के 2 ज़ीरोज़ को सबसे पहले काटते हैं हम 98,000 के साथ। मैंने यहाँ पर इसे कुछ और लिख दिया, मैं इसको लिखता हूँ 98,000, ठीक है ना। ये अच्छा 98,000 के 2 ज़ीरो जब 100 से कटेंगे तो अब रह जाएगा 980 मल्टीप्लाई बाई 6.5 मल्टीप्लाई बाई 6। इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास नंबर आ रहा है 38,220 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 98,000 रुपीज़ को बैंक में 6 साल के लिए रखते हैं और बैंक आपको हर साल 6.5% प्रॉफिट देता है, तो आपका इंटरेस्ट कितना होगा 6 ईयर्स के बाद 38,220 रुपीज़, ठीक है ना। और ये था क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 कह रहे हैं मुबीन बोरोड 45,000 रुपीज़ फ्रॉम अ बैंक फॉर 3 ईयर्स एट 6% पर एनम, हाउ मच अमाउंट इज ड्यू टू हिम। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है ये पिछले क्वेश्चंस के अपोजिट है। पिछले क्वेश्चंस में ये था आपने कि क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात करूँ, कि आपने उसमें बैंक में पैसे रखे थे तो आपको कितना प्रॉफिट मिलता था। यहाँ मुबीन ने बैंक से पैसे उधार लिए हैं और बैंक ने उसको कितने साल के लिए उधार दिया है 3 साल के लिए, और हर साल बैंक कितना प्रॉफिट उससे लेगा 6%। तो आप बताइए मुबीन पर कितने ड्यूज़ हैं, यानी मुबीन 3 साल के बाद 45,000 तो पे नहीं करेगा ना, इससे बढ़ के पे करेगा। बैंक का प्रॉफिट भी होता है, ठीक है ना। जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो गारंटीज़ के बाद बैंक आपको वो लोन तो देता है, लेकिन जब वो वापस लेगा वही नहीं लेगा, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, कर्ज बिल हसना नहीं है ये कर्ज होगा सूद समेत। तो कितना सूद बैंक उससे लेगा, कितना इंटरेस्ट बैंक लेगा उससे, या कितना प्रॉफिट बैंक लेगा मुबीन से, वो आपने फाइंड करना है। सबसे पहले मैं डेटा लिखता हूँ, ये भी बिल्कुल उसी तरह से ही सॉल्व होगा। प्रिंसिपल अमाउंट P कितनी है 45,000, मुबीन ने बैंक से कितना बोरो किया 45,000। अब देखिए ये भी प्रिंसिपल अमाउंट है, वो भी प्रिंसिपल अमाउंट है जो आप बैंक में रखते हैं, उस वक्त बैंक आपको प्रॉफिट देता है। ये भी प्रिंसिपल अमाउंट है जब आप बैंक से लेते हैं, इस वक्त आप बैंक को प्रॉफिट देंगे।
तो लेन देन इसी तरह होता है, ठीक है ना। अच्छा, बैंक कितने टाइम के लिए आपको लोन दे रहा है, बोरो कर रहे हैं, आप बैंक से कितने अरसे के लिए बोरो ले रहे हैं, 3 साल के लिए, तो टाइम पीरियड को फिर हम टी से डिनोट करते हैं। मार्कअप रेट क्या है बैंक का, बैंक कितना परसेंट इंटरेस्ट या प्रॉफिट रेट कितना आपसे ले रहा है। पहले आप प्रॉफिट रेट लेते थे, अब बैंक आपसे ले रहा है 6% पर एनम, एक साल में 6% आपने देना होगा 45,000 का। और मार्कअप यानी अब देखिए, पहले मार्कअप होता था आपका कि आप कितना पैसा बैंक से लेंगे, अब बैंक का मार्कअप है कि बैंक को आपने कितने इजाफी पैसे देने हैं, जिसे आप कहते हैं इंटरेस्ट, मार्कअप या प्रॉफिट, बैंक को कितना प्रॉफिट आप देंगे। फार्मूला वही है, I इज इक्वल टू PRT, ठीक है। पहले आप अपना प्रॉफिट फाइंड करते थे, अब आप बैंक का प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं, बस ये फ़र्क है। तो I इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 45,000 और मार्कअप रेट 6% और टाइम पीरियड 3 आ जाएगा। अगले स्टेप में आप 6% को कन्वर्ट कर देंगे फ्रैक्शनल फॉर्म में, विच इज़ 6/100। उसके बाद आप 100 के जो 2 ज़ीरोज़ हैं वो काट देंगे 45,000 के साथ, तो नंबर आपके पास रह जाएगा 450 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3। इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ रहा है 8,100 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बैंक आपको 45,000 रुपीज़ लोन दे रहा है 3 साल के लिए विथ 6% प्रॉफिट रेट पर एनम, तो आपको 3 साल के बाद एक्स्ट्रा बैंक को कितने पे करने पड़ेंगे, 8,100। 45,000 तो देने ही देने हैं, उस पर सूद कितना आपको देना पड़ेगा, 8,100। तो आखिर में मैंने लिखा है अमाउंट मुबीन हैज़ टू पे। लोन तो इसने 45,000 का लिया, लौटाएगा कितना, उसका लोन 45,000 प्लस इंटरेस्ट रेट या प्रॉफिट या मार्कअप 8,100। तो इन दोनों को मिला के मुबीन अब कितना पैसे देगा, कितनी रुपीस देगा 3 साल के बाद, 53,100। और लिए कितने थे, 45,000। रिटर्न कितना करेगा, 53,100।